यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो KGS का यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, ठीक है, इसका टेस्ट नंबर यहाँ से कराएंगे। टेस्ट नंबर 25 में करा चुका था पार्ट 1, राइट। उसका पार्ट 2 बचा हुआ है, तो पार्ट 2 में आपको बाद में कराऊंगा इसका, ठीक है। इसका स्टार्ट करते हैं 26 नंबर टेस्ट, यहाँ से पार्ट 1 इसका स्टार्ट करेंगे, राइट। और दोपहर तक करीब स्टार्ट कर देंगे जो एडुटेरिया का टेस्ट नंबर था, जो अभी लेटेस्ट टेस्ट है यहाँ पर टेस्ट नंबर, उसका जो भी रहेगा, है ना, नया वाला टेस्ट रहेगा 18-19 नंबर जो हो चुका है वो सब, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नया टेस्ट रहेगा वो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा दोपहर में, ठीक है। और ये जो 2 नंबर टेस्ट, मतलब इसका जो पार्ट 2 बचेगा वो मैं कल सुबह आपको करूँगा, ठीक है। जितने पार्ट 2 बच रहे हैं वो कल सुबह आपको मॉर्निंग में कराते रहेंगे वो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं 26 नंबर का पार्ट 1 और 1 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें नवपाषाण काल युग के दौरान भारतीय महाद्वीप में उगाई जाती थी, ठीक है। नवपाषाण युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, जौ, उसकी खेती, है ना, और पुरातात्विक जो पर स्थल है उसमें विद्वानों द्वारा पर उनके स्रोत से प्राप्त जो साक्ष्य लगाकर बताते हैं कि यहाँ पर अनाज के साथ साथ यहाँ पर कुछ दालें भी, यहाँ पर बाजरा, उस समय यहाँ पर कृषि की जाती थी। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नवपाषाण काल युग के अंत में मनुष्यों द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा ये किया गया था तांबा का, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नवपाषाण युग के अंतिम चरण में मनुष्यों ने पत्थर के औजारों के साथ यहाँ पर धातु का प्रयोग शुरू किया था। इसी में ताम्रपाषाण काल यहाँ पर जो था उसके युग यहाँ पर आरंभ हुआ था। तांबा मानव जो थे उसके द्वारा पर पहचाने जाने वाली यहाँ पर उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी, ठीक है। ये प्राकृतिक अवस्था में आसानी से उपलब्ध होता था और उसे पीट कर औजारों के पर आभूषण का यहाँ पर आकार दे सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से तांबा, कॉपर, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कौन सा ताम्रपाषाण स्थल घरों के समरूपी आइसोमेट्रिक पुनर्निर्माण से जुड़ा होता है? आंसर हो जाएगा तीसरे का, ये ए इमाम गांव, है ना, इनाम गांव, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। इनाम गांव जो महाराष्ट्र के दक्कन पठार पर सबसे व्यापक रूप से उत्खनन ताम्रपाषाण स्थल था, उसमें से एक था। ये पुरातत्वविदों ने यहाँ पर बड़े पैमानों पर व्यवस्थित उत्खनन का यहाँ पर पुनर्निर्माण किया था, जिससे क्या घरों का यहाँ पर जो सम्मिति पुनर्निर्माण था वो भी शामिल हुआ था। तो तीसरा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ए तीसरे का इमान गांव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जौ की बड़े पैमाने पर खेती के ऊपर जो प्रमाण थे मिलते थे? आंसर हो जाएगा चौथे का यहाँ से बनावली, ठीक है। बनावली जो एक हड़प्पा स्थल है जो खुदाई के दौरान बड़ी संख्या मात्रा में यहाँ पर जौ की उपज के लिए यहाँ पर जाना जाता था, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न प्राचीन सभ्यता के हड़प्पा की पृथ्वी देवी के नाम समान उर्वरता देवी की पूजा की जाती थी। तो यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर किस प्राचीन सभ्यता में? तो आंसर हो जाएगा 5वें का, ये बी मिस्र सभ्यता में, ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त हमारे जो पुरातात्विक प्रमाण थे उसमें जैसे कि स्त्रियों की मिट्टी की प्रतिमाएं जिनकी कोख में पौधे और अंकुरित यहाँ पर होते दिखाई दे रहे थे, ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर वहाँ पृथ्वी या उर्वरता की देवी थी, उनकी पूजा की जाती थी, जिनका संबंध वनस्पति की वृद्धि से था। इसी तरह प्राचीन मिस्र में इसकी सभ्यता में भी यहाँ पर देवी आइसिस जो थी, ISIS, उसकी आराधना होती थी। ISIS वो नहीं जो यहाँ पर आतंकवादी हैं, ISIS मतलब आइसिस, है ना, इसका मतलब इंग्लिश वर्ड बता रहा हूँ मैं, आइसिस, ठीक है, ISIS ये लिखेंगे ना, आइसिस ऐसे, तो ये है ना, ये यहाँ पर इनका जो देवी थी उनका नाम है आइसिस, ठीक है। उनकी आराधना होती थी जिन्हें उर्वरता कृषि और यहाँ पर जीवनदायी नील नदी से जोड़ा गया था। तो आंसर 5वें का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जनजातीय संघर्ष में के समय कौन कौन से आर्य जो कुल थे उनके शासक कुल थे जिन्हें पुरोहित वरिष्ठ का समर्थन प्राप्त था? आंसर हो जाएगा छठे का से बी भरत और त्रित्सु, इसका करेक्ट होगा। ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर संघर्ष केवल अनार्य समुदाय के साथ ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो आर्य जनजाति थी उनके मत भी यहाँ पर हुए थे। ऐसे आंतरिक जो संघर्ष थे उनके दौरान भरत और त्रित्सु प्रभावशाली शासक कुलों के रूप में यहाँ पर उभरे थे जिन्हें ऋषि वरिष्ठ का यहाँ पर विशेष समर्थन प्राप्त था। आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बोला है हस्तिनापुर में उत्खनन कार्य निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में किया गया था? ये किया गया था बी लाल, है ना, हस्तिनापुर जो मेरठ जिले में स्थित है। महाभारत में यहाँ पर उत्खनन जो स्थल था यहाँ पर 1950-52 के बीच में भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण था ASI उसके तत्कालीन पुरातत्व में बी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। 8वां नंबर, सिकंदर के आक्रमण के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में कौन से 2 शासक प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाएगा 8वें का, ये प्रसिद्ध थे
एक आम्बी और एक पोरस। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर होगा आम्बी, जिसे अम्फोसिस भी कहा जाता था। ये तक्षशिला का शासक था जिसने सिकंदर का स्वागत किया था और उससे संधि कर ली थी। राइट। पौरुष कौन था? पौरुष या पुरु, जिसका राज झेलम और यहाँ पर चिनाब नदी के बीच में था। वह हाइडास्पिस के युद्ध में सिकंदर की वीरतापूर्वक सामना करने के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध था। तो ये सब दोनों बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर ने दुख और सुख दोनों पर विजय प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष प्राप्त, जो ज्ञान प्राप्त था, उसके बाद यहाँ पर कौन सी उपाधि अर्जित की थी? आंसर हो जाएगा 9 का यहाँ से डी, ये जिन, यहाँ से करेक्ट होगा। महावीर ने दुख और यहाँ पर सुख दोनों का विजय पाकर कैवल्य या मोक्ष का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं। इसके बाद उन्हें जिन की उपाधि यहाँ पर मिली थी। जैन धर्म में इस अवस्था में केवल ज्ञान जो था इसको सर्वोच्च या पूर्ण ज्ञान माना जाता। ठीक है, जो सर्वोच्च ज्ञान और यहाँ पर पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक होता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन भारत के पंच चिन्हित सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन से समान प्रतीक पाए जाते थे? आंसर हो जाएगा 10वें का ए, पहाड़ी, वृक्ष, मछली, बैल, हाथी, अर्धचंद्र, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर पंचमार्क जो सिक्के थे ये पाए जाते थे। राइट, ये सबसे प्राचीन धातु के मुद्रा के होते थे और गौतम बुद्ध के समय पर ये संबंधित थे। आपसे बोले किससे ये जो पंच जो चिन्हित सिक्के थे किसके काल में या किससे संबंधित थे? ये गौतम बुद्ध के समय पे संबंधित थे। इन सिक्कों पर अभिलेख के बजाय विशिष्ट प्रतीक चिन्ह यहाँ पर अंकित होते थे। ठीक है, जैसे कि पहाड़ी, वृक्ष, मछली, है ना, पशु, बैल, हाथी, ये सब यहाँ पर शामिल थे। तो यहाँ से याद रखना है दोनों पॉइंट। ये एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक ने हुमायूं को मुगल सिंहासन पर पुनः प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों के दौरान सहायता से इनकार कर दिया था? आंसर हो जाएगा 11वें का ऐसे करेक्ट आंसर बी, मारवाड़ के मालदेव। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां से ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेरशाह के समय फारसी अतिरिक्त किस स्थानीय भाषा में अभिलेख रखा जाता था? आंसर हो जाएगा 12वें का यहां से ए, हिंदवी। ठीक है, शेरशाह के शासनकाल में लेखा जोखा केवल फारसी में नहीं बल्कि यहाँ पर स्थानीय भाषा जो हिंदवी थी उसमें भी रखा जाता था। उस समय फारसी राजकीय प्रशासन और यहाँ पर दरबार की आधिकारिक भाषा थी। ठीक है, जिसका उपयोग शाही फरमान और यहाँ पर उच्च स्तरीय प्रशासन में व्यापक रूप से किया जाता था। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 नंबर है, शेरशाह के शासन में परगना से ऊपर की प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? इससे ऊपर की जो इकाई थी ये हो जाएगी आपकी सरकार। आंसर होगा शेरशाह के यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में गांव सबसे निचली इकाई थी जिन्हें मिलाकर परगना बनाया जाता था। कई परगने से मिलाकर एक सरकार जिसे सिख भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिख। ठीक है, और परगना से ही यहाँ पर जो ऊपर की जो प्रशासनिक इकाई थी अधिकारियों द्वारा संचालित होती थी, जैसे कि यहाँ पर सिकदारन। ठीक है, और इसको कानून व्यवस्था बोलते थे। ठीक है, मुंसिफ एवं मुंसिफाक ये बोलते थे इसको, राजस्व मामले का जो अधिकारी बोलते थे। तो ये सब दोनों बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। राइट, आंसर यहाँ से ए करेक्ट है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने किसका पालन पोषण किया था? आंसर हो जाएगा 14 का यहाँ से ए, ये किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, हुमायूं ने अपने दरबार में शाही चित्रकला कार्यशाला स्थापित करने के लिए किन 2 फारसी कलाकारों को आमंत्रित किया था? आंसर हो जाएगा 15 का यहाँ से यह आमंत्रित किया था मीर सैयद अली और अब्द उस समद। ठीक है, तो यहाँ से आंसर होगा आपका यहाँ से बी, करेक्ट आंसर होगा यहाँ से इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत 1693 में डचों द्वारा कब्जे किए जाने के बाद पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस ले लिया जाए? ठीक है, आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी, रिजविक की संधि। ठीक है, देखो 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इससे फ्रांस को रिजविक की संधि जो सितंबर 1697 में हुई थी, लिख लेना इंपॉर्टेंट है, इसके तहत लौटाया गया था। यह संधि फ्रांस और डच गणराज्य के बीच 9 वर्षीय युद्ध को समाप्त करने के लिए यहाँ पर कही गई थी। इसके तहत संघर्ष के दौरान छीने के क्षेत्र को लौटाने का प्रावधान था, जिसमें क्या है पांडिचेरी भी शामिल था। हालांकि वास्तव में इसका हस्तांतरण 1699 में हुआ था, 1699 में हुआ था इसका हस्तांतरण। राइट, क्योंकि डच सैनिकों ने नगर पर 2 साल तक यहाँ पर कब्जा बनाए रखा था। कब तक? 1697 से 99 के बीच में। ठीक है, तो आंसर हमारा 16 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1741 में पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर ये डी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स जो था ये पियरे बेनोइट ड्यूमा के उत्तराधिकारी के रूप में पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना था और 1754 में 1754 में इस पद पर रहा था।
वह एक प्रमुख फ्रांसीसी प्रशासक था जो भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के स्थापित करने का महत्वाकांक्षा और यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध कर्नाटक युद्ध में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। उसके कार्यकाल में कूटनीति और सैन्य जो प्रयास थे उसके माध्यम से दक्षिण भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक और क्षेत्रीय विस्तार भी देखे गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। जो 41 का यहाँ पर पांडिचेरी का गवर्नर जनरल था बना था, और इसके बारे में जो यहाँ पर बातें बताई मैंने वो सब, ठीक है। देखो जो बातें आपको नहीं समझ आती हैं वो बातें आप नोट किया करो। जैसे कि आपको बातें नहीं पता है, मान लो कि इसके बारे में क्या था, तो ये सब बातें एक्स्ट्रा बातें जो मिल रही ना वो सब नोट किया करो, क्योंकि ये सब जरूरी नहीं कि आपका बीपीएससी एग्जाम में ही काम आएंगी। अगर आप यूपी पीसीएस देते हो वहाँ पे भी ये सब काम आएगी आपको, ठीक है। अगर आप यूपीएससी देते हो तो वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको इसके बारे में मिल सकते हैं, ठीक है। तो सब में आपको काम आ सकता है सब चीज़ें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्षेत्र में बढ़ते असंतोष के एक नए विद्रोह को जन्म दिया। इससे पहले लोगों ने 1836 और फिर 1838 में अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, जिससे क्या हुआ था, अंतिम विद्रोह में उनके शासक के दौरान अंग्रेज द्वारा यहाँ पर पराजित किए जाने के बाद उन्हें भड़का दिया था। इसके जवाब में अंग्रेजी अधिकारियों ने उस पर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कला करने का कई कानून यहाँ पर बनाए या लागू किए थे। तो इसमें से किसके लिए यहाँ पर बात कर रहा है, किस विद्रोह की बात कर रहा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये बात कर रहा है सावंतवादी विद्रोह, इसका करेक्ट आंसर होगा। सावंतवादी क्षेत्र जो हमारा वर्तमान में महाराष्ट्र में अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। इसमें अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कई विद्रोह हुए थे जो 1830, 36 और 38 में वहाँ विद्रोह हुए थे, राइट, जिनमें अंतिम विद्रोह स्थानीय शासक जो थे अंग्रेजों द्वारा पराजित किए गए थे, और ये लंबे समय तक चला आ रहा था, असंतोषवाद था। उसमें एक नए विद्रोह बदल गया था जिसके चलते अंग्रेजों ने नियंत्रण में बनाए रखने के लिए कठोर कानून यहाँ पर लागू किए थे। तो सावंतवादी इसका विद्रोह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से नेता सिंगापुर विद्रोह से जुड़े थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ए, चिश्ती खान, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा चिश्ती खान भी थे और यहाँ पर एक और था, चिश्ती खान, और यहाँ से आपको हो जाएगा अब्दुल गनी, राइट, और एक थे दाऊद खान, बाघा जतीन नहीं थे, है ना, 3 लोग थे यहाँ पर। तो चिश्ती खान, अब्दुल गनी और दाऊद खान, बाघा जतीन नहीं थे, राइट। बाघा जतीन जो थे ये बंगाल के युगांतर समूह के क्रांतिकारी थे और गदर षड्यंत्र से जुड़े थे, लेकिन सिंगापुर विद्रोह से उनका कोई संबंध नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 1, 2, 4, इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से नेता एनी बेसेंट की होम रूल लीग से काम से निकटता से जुड़े थे? आंसर हो जाएगा 20 का डी, BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास, अब जो चेन्नई में, उसमें अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, जो बंबई से यहाँ पर सही देश जो थे, कुछ शेष देश थे, उसमें फैला था और लगभग 200 शाखाओं के साथ यहाँ पर तिलक की लीग की तुलना में कम संगठित थी, ठीक है। और जॉर्ज अरुंडेल ने आयोजन सचिव के रूप में काम किया था, जबकि BW वाडिया और यहाँ पर CP रामास्वामी अय्यर उनकी प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 21, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग करने वाली नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तावित हुई थी? आंसर हो जाएगा 21 का यहाँ से सी, 1928, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक विराम को चिन्हित करते हुए गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा 22 का यहाँ से बी, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। यह जो समझौता था महात्मा गांधी और यहाँ पर भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता था, जिसके कारण आंदोलन स्थगित हो गया था, और इस समझौते के तहत अंग्रेज राजनीतिक कैदियों से रिहा करने के लिए पर भारतीयों को घरेलू उपयोग के लिए पर नमक बनाने की अनुमति देने पर सहमत हो गए थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी, यहाँ से करेक्ट होगा। 23 नंबर, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु अखिल भारतीय जो अनुसूचित जाति महासंघ थी उसकी क्या मांगे थी? आंसर हो जाएगा, इसकी मांग थी कि यहाँ पर जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसकी बहाली और संयुक्त निर्वाचन मंडल में पद को रद्द करना, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का। 24 नंबर है, 24 निम्नलिखित में से किस वाइसराय ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों के समर्थन देने के लिए कांग्रेस के सशर्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? आंसर हो जाएगा 24 का सी, लॉर्ड लिनलिथगो, इसका आंसर होगा, ठीक है। 25, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के पहले राज सचिव के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 25 का यहाँ से ये नियुक्त किया गया था लॉर्ड स्टैनली को, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के पहले सचिव लॉर्ड स्टैनली, एडवर्ड स्टैनली जिसको बोलते हैं, 15वें यहाँ पर जो यहाँ पर अर्ल ऑफ डर्बी थे, यह पद 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत यहाँ पर बनाया गया था।
ताकि भारत प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन तक अधीन किया जा सके। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। कब बनाया गया था पद आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लॉर्ड स्टैनली शब्द जो लंदन स्थित इंडिया ऑफिस के पहले राजनीतिक समूह से बने थे जो भारतीय मामले के लिए उत्तरदायी होता था। तो ये सब बातें याद रखना है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा निपटान खाता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा 26 का यहाँ से बी, आरक्षित परिसंपत्ति के साथ तरल और गैर तरल देनदारी में परिवर्तन। राइट, निपटान खाता किसी देश की तरल और यहाँ पर गैर तरल देनदारी में वार्षिक परिवर्तन को दर्शाता है जो उसके आधिकारिक भंडार पर संपत्ति में हुए बदलाव प्रतिबिंबित करता है। और इन भंडार में परिसंपत्ति में स्वर्ण भंडार, परिवर्तनीय मुद्रा भंडार, ठीक है, और विशेष आहरण अधिकार जो होता है एलटीआर वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा इसमें कौन कौन शामिल होता है, याद रखना है। सरल शब्दों में बोल सकते हो निपटान खाता उन सभी लेन देन खाता को वहां पर रखता है जो किसी राष्ट्र की शुद्ध आधिकारिक भंडार को परिसंपत्ति में जोड़ता है। आंसर बी यहां से करेक्ट है। 27 है, यूजी 99 एक विषैला जंग राष्ट्र है जो मुख्य रूप से किस फसल को संक्रमित करता है? आंसर हो जाएगा 27 का बी, गेहूं को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 28, जनसांख्यिकीय मापदंड जो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उसकी संख्या को दर्शाता है, कहलाता है क्या? ये कहलाता है जनसंख्या घनत्व। इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व हमारा ये दर्शाता है कि यहाँ पर प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में जो समान प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग यहाँ पर रहते हैं। यह भूमि संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। आंसर बी आंसर से होगा। ठीक है, देखो जन्म दर लिखा है, जन्म दर होता क्या है? जन्म दर आपका एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। और जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि दर यह मापता है कि जो जन्म दर और मृत्यु दर के जो प्रवासन को मिलाकर एक अवधि में जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी है। ठीक है, निर्भरता अनुपात क्या होता है? आश्रित आय जो हमारे समूह है उसमें से बच्चे और बुजुर्ग की जो तुलना है वो कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या से किया जाता है, उसको बोलते हैं निर्भरता अनुपात। आंसर क्या होगा? आंसर आपको मैंने बताया यहाँ से, तो 28 का आंसर बी सही था। 29 नंबर देखते हैं, अशोधित जन्म दर के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। प्रति 1000 जनसंख्या एक वर्ष में होने वाली मृत्यु की संख्या होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो है इसकी ये गलत है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मृत्यु जो एक वर्ष में होने वाली मृत्यु संख्या होती है, तो ये बात गलत होगी। अधोलिखित या अधोषित जन्म की बात नहीं कर रही है। ये प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि रहने वाले लोगों की संख्या से, ये भी बात गलत है। ये आश्रित जनसंख्या कार्यशील वायु वर्ग की जनसंख्या से, ये भी गलत है। ये एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में जीवित जन्मों की जनसंख्या से होता है। अधोषित जो अशोधित जो जन्म दर है ये, तो आंसर इसका डी करेक्ट होगा। सही पूछा है तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या पिरामिड का सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पर करता है? आंसर हो जाएगा 30 का सी, ये जनसंख्या के आयु, लिंग वितरण और ग्राफिक रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, इनमें जो होते थे इनमें पुरुषों को बाईं ओर तथा महिलाओं को दाईं ओर पर दर्शाया जाता है। 31, जब दो देशों के बीच किया गया व्यापार समझौता आयात या निर्यात स्तर को प्रभावित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है? आंसर हो जाएगा 31 का ए, भुगतान संतुलन में असंतुलन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर विनिमय दर का लाभ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ए, ये इसमें से आपका विनिमय दर में सट्टेबाजी प्रतिकूल प्रभाव को कोई भय नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ से हो जाएगी इसकी कि जो ये दीर्घकालिक पूंजी वह प्रभाव को प्रोत्साहित करती है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, 1 और 3, तो आंसर हो जाएगा 32 का ए, बात यहाँ से सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33 नंबर। यह सिद्धांत बताता है कि जब दो मुद्राओं का विनिमय किया जाता है तो वस्तुओं का एक टोकरी का मूल्य समान होता है। समानता यह सिद्धांत अन्य विश्व की मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने पर आधारित होता है। उपरोक्त वाक्यांश में किस सिद्धांत का वर्णन किया गया? आंसर हो जाएगा 33 का, ये किया गया निरपेक्ष क्रय शक्ति समता, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, यहां से सही आंसर। निरपेक्ष जो क्रय शक्ति समता है ये क्रय शक्ति समता सिद्धांत का मूल रूप है। यह सिद्धांत बताता है कि जब दो मुद्राएं का विनिमय किया जाता है तो वस्तुओं की एक टोकरी का मूल्य दोनों देशों में समान होता है और व्यवहार में यहाँ पर यह सिद्धांत प्राय अमेरिकी डॉलर में संदर्भ में मुद्रा में उपयोग करता है। उदाहरण के लिए यदि अमेरिकी में यहाँ पर जो कोका कोला एक कैन $2 का है, ठीक है, तो APP मतलब निरपेक्ष क्रय शक्ति क्षमता जो होगी उसके अनुसार वही कैन किसी अन्य देश में स्थानीय मुद्रा में $2 के समकक्ष होनी चाहिए। राइट, ये
ये इसका हो जाएगा निरपेक्ष क्रय शक्ति क्षमता। आंसर यहाँ से 33 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है, जो विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है अर्थात रुपए का मूल्य गिरता है, इनमें से कौन सी स्थिति सबसे अधिक संभावित होती है? आंसर हो जाएगा 34 का सी, इसमें से रुपए विदेशी सामान खरीदने की लागत बढ़ जाएगी। क्या होगा आंसर? 34 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 35 नंबर, भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्यम है उसको वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक मानदंड उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से उपयोग करते हैं इसको निवेश और वार्षिक कारोबार। भारत में सूक्ष्म और जो लघु मध्यम उद्योग है उसको वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त आधिकारिक मानदंड जो हमारा निवेश और वार्षिक जो होता है कारोबार होता है। ठीक है, यह आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण 1 जुलाई 2020 से प्रभावी था, जो 21 मार्च 2025 तक संशोधन के बाद पुनः 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ है। और इसके अनुसार एमएसएमई को संयुक्त मानदंड के आधार पर यहाँ पर इसको वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो सूक्ष्म होंगे उसको लेकर के 2.5 करोड़ तक का निवेश और 10 करोड़ तक का कारोबार, और जो लघु होंगे उसके तहत इसको दिया जाएगा 25 करोड़ तक निवेश और 100 करोड़ तक का कारोबार, और जो मध्यम होंगे उनको 125 करोड़ का निवेश और 500 करोड़ तक का कारोबार। तो तीनों बात यहाँ पर जो है इसके स्लैब याद रखनी है आपको। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी भारतीय कंपनी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के रूप में पुनः वर्गीकरण किए जाने से पहले एकल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो थे उसके समूह में अधिकतम कितनी इक्विटी हिस्सेदारी रख सकता है? आंसर हो जाएगा 36 का, ये रख सकता है 10। ठीक है, कितना? 10 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर किसी भी एकल एफपीआई या निवेशक समूह द्वारा निवेशक जो किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी 10% से अधिक नहीं रख सकता है, ये सीमा पार हो जाती है तो उसी निवेश एफडीआई को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परसेंटेज कितना होगा? 10 यहाँ से इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन 37 है, ये मुख्य रूप से कोर बैंकिंग के रूप में काम करते हैं और जमा स्वीकार करना और छोटे व्यवसायों के किसानों को सूक्ष्म उद्योगों के सहित यहाँ पर आवेशित जो हमारे अल्पवेशित समूह के जुड़े होते हैं ऋण उसको प्रदान करना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के विपरीत इनके संचालन में कोई भौगोलिक प्रतिबंध नहीं होते। तो किसकी बात कर रहा है ये किस बैंक की बात कर रहा है? आंसर हो जाएगा, बात कर रहा है ये लघु वित्त बैंक की बात कर रहा है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 37 का। आगे देखते 38 नंबर, यदि लोग जमा की तुलना में अधिक नगद अपने पास रखने के लिए लगते हैं तो मुद्रा जमा अनुपात क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? इस पर प्रभाव पड़ेगा कि ये बढ़ जाएगा। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब लोग जो बैंक जमा करने की बजाय अधिक नगद अपने पास रखना पसंद करते हैं तो अंश मुद्रा जो है हर जमा की तुलना में बढ़ जाता है, जिससे सीडीआर भी बढ़ेगा। और उच्च सीडीआर जो इस बात को दर्शाता है कि लोग जमाओं की तुलना में नगद रूप में तरलता या लिक्विडिटी को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, अगर सीडीआर बढ़ता है, आपसे बोलेगा अगर सीडीआर जो बढ़ता है तो क्या होता है? सीडीआर अगर बढ़ेगा तो ये पता चलता है कि यहाँ पर जो नगद के रूप में लोग अधिक यहाँ पर प्राथमिकता दे रहे हैं इसको, है ना, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल सा कि सीडीआर बढ़ेगा तो क्या होगा, राइट। क्वेश्चन 39 है, सट्टा मांग मुद्रा बाजार को किस रूप में संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा 39 का ये बी, संपत्ति को संचित करने के लिए यहाँ पर जो साधन होते हैं उसके रूप में। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। लोगों को ब्याज दरों के बॉन्ड की कीमतें परिवर्तित करना, आशंका रहती है कि यहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर बॉन्ड की कीमतें गिरेगी और ब्याज दर बढ़ेंगी, तो वे नुकसान से बचने के लिए धन अपने पास रखते हैं। इस स्थिति को यहाँ पर धन जोखिम मुक्त तरल होने के लिए संपत्ति संचित करने का एक साधन बन जाता है ये, राइट। तो आंसर 39 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष करों में से कौन से लाभ है? आंसर हो जाएगा 40 का से जो लाभ है इसके वो डी यहाँ से करेक्ट है। एक तो समता, निश्चितता और लोचशीलता और नागरिक चेतना, ये सब हमारे इसके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष करों के कौन से यहाँ पर लाभ है? डी। 41, वह स्थिति जिसमें कर आधार टैक्स बेस बढ़ने की कर भी बढ़ता है, बढ़ने पर कर भी बढ़ता है, लेकिन कर की वृद्धि से दर कर आधार के प्रत्येक अतिरिक्त जो वृद्धि होती है उसके साथ घटने लगता है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 41 का सी, अधोगामी कराधान, ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली पर्वतों की एक असंतत श्रृंखला है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यह पश्चिमी घाट से अधिक प्राचीन और अत्यधिक नदी अपर्दन के कारण खंडित संरचना प्रदर्शित करती है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 42 का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक असंतत पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर में ओडिशा से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तट तक फैली हुई है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में कई भाग में यहाँ पर विभाजित करती है, जिसके कारण इनकी प्रमुख विशेषता खंडित हो जाना। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु जल संधि के संबंध में आपको विचार करना है। यह संधि 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब भारत को आवंटित की गई हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली के जल संसाधन भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित थे। इस संधि के तहत पश्चिमी नदी जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब के जल को अप्रतिबंधित जो हमारे उपयोग है उसके लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, जबकि भारत के पास सिंचाई घरेलू के लिए यहाँ पर ये कुछ ही यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन है, सीमित है। ठीक है, तो जैसे कि सतलुज, ब्यास, रावी, ये पूर्वी नदियाँ भारत को इसके अप्रबंधित जल है उसको उपयोग के लिए आवंटित की गई हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ओनली वन करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो थोड़ा सा आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको थोड़ा मैनेज करना है क्योंकि तबीयत मेरा नहीं ठीक है, तो इस वजह से मैं फिर भी आपको यहाँ से रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी मैनेज करनी रहेंगी, राइट, 1-2 दिन के लिए। और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 है, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। हिमालय श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उभरी और तिब्बत की ओर धसी होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। पश्चिमी से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई बढ़ती है जबकि ऊंचाई घटती है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई समानता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है जबकि चोटी की ऊंचाई पश्चिम की ओर घटती है। उदाहरण के लिए बता सकते हो, हिमालय के पश्चिम जो कश्मीर क्षेत्र है वो अधिक चौड़े हैं और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश जो सक्रिय है और सबसे ऊंची चोटी में जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा पूर्वी घाट में स्थित हैं और वो सक्रिय क्षेत्र में आते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेने पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला पॉइंट, तो गलत हो जाएगा। सिपकिला दर्रा लेह को शिमला से जोड़ता है। तीसरी बात भी गलत है क्योंकि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है ना, अब चीन का हिस्सा है उससे जोड़ता है। विशेष रूप से ये हिमाचल प्रदेश और किन्नौर जिलों को तिब्बती नगारी जो क्षेत्र है उससे जोड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है और गलत पूछा है तो 2 और 3 बी यहाँ से 44 का आंसर होगा। 45 है, मैच करना है, देखते हैं यहाँ से इसको। पहला नाको झील आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश, तवा जलाशय आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और आपका अष्टमुडी झील ये आपका हो जाएगी केरला। आंसर हो जाएगा इसका 45 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ती है और भारत बांग्लादेश सीमा का हिस्सा भी है? आंसर हो जाएगा 46 का बी, फेनी नदी। ठीक है, फेनी नदी दक्षिण त्रिपुरा भारत के यहाँ पर भारत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पहले बांग्लादेश में बहती है और यहाँ पर अपने दक्षिण भाग में यह नदी भारत बांग्लादेश की सीमा का हिस्सा बनाती है। फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु भारत के लिए त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। 41 है, पश्चिमी देशांतर रेखा किन 2 देशों के बीच अलग करता है इसको? आंसर हो जाएगा 47 का बी, अलास्का और कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 है, निम्नलिखित में से किस गैस को लॉफिंग गैस यहाँ पर कहा जाता है? ये मैं कल भी करा चुका था क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा 48 का सी, नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब N2O। ठीक है, झीलों और उनके संबंधित क्षेत्र के हिसाब से आपको विचार करना है। देखते हैं 49 में। पहला होगा यहाँ से टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की यहाँ पर झील है जो पेरू और बोलिविया के बीच स्थित है। ये बात आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो जो मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, माराकाइबो झील यूरोप, ये देखो ये वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है जो भौगोलिक व आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या बोला है? यूरोप, तो गलत हो गया। ओंटारियो झील उत्तरी अमेरिका, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, और विक्टोरिया झील अफ्रीका, ये भी आपका करेक्ट है। ये अफ्रीका में स्थित है, तंजानिया और युगांडा केन्या द्वारा साझा किया थी, करेक्ट है। गलत कौन सा है? दूसरा। तो यहाँ से केवल 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। कितने सही सम्मिलित हैं? तो 3। एक गलत होगा, कौन सा? मराकाइबो झील यूरोप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम भाग में और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर है, जलप्रपात और यहाँ पर इसके राज्य हैं, तो इसको मैच करते हैं। दूध सागर आपका हो जाएगा गोवा में। ठीक है, बरकाना आपका हो जाएगा कर्नाटका, राइट, और
किलियूर आपका तमिलनाडु, सॉरी किलियूर तमिलनाडु, बरकाना किधर होगा, बरकाना कर्नाटक होगा ना, बरकाना कर्नाटक, किलियूर तमिलनाडु और खंडाधार ओडिशा। आंसर यहाँ से हो जाएगा 50 का डी करेक्ट है। 51 निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, भारत वस्त्र और परिधानों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, ये भी बात करेक्ट है। भारत में राजस्थान टिन का एकमात्र उत्पादक है, ये बात गलत, क्योंकि राजस्थान भारत में टिन का एकमात्र उत्पादक नहीं है, ये छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ भारत में टिन का शानदार एकमात्र उत्पादक होगा। यहाँ से आंसर 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर है। 52 कश्मीर में करेवा निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 52 का यहाँ से ये जाना जाता है बी केसर के लिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पल्सर एक घूमते हुए तारे से उत्पन्न होते हैं और रेडियो तरंगे भेजते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, न्यूट्रॉन तारा तब बनता है जब कोई चंद्रशेखर सीमा को पार करता है, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है। तीसरा, लाल दानव तब बनता है जब किसी तारे में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 53 का हो जाएगा डी करेक्ट है। 54 ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जोवियन ग्रह आकार बड़े होते हैं और जिनकी संरचना गैसीय होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, स्थलीय ग्रहों की घनत्व तो कम होता है और इनकी सतह पर ठोस तथा शैलयुक्त होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जोवियन ग्रह होते हैं ये जिन्हें गैस दानव भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है। और ये आकार में बड़े और यहाँ पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी गैसों से बने होते हैं। राइट। स्थलीय गैस जो ग्रह होते हैं ये छोटे होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, छोटे होते हैं और इनका घनत्व अधिक होता है और ये मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बने होते हैं। इनकी सतह ठोस होती है। ठीक है। इनका घनत्व कम नहीं होगा, यहाँ पर बोलने का घनत्व कम होता है, इनका घनत्व अधिक होता है। ठीक है। तो इस वजह से गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो गया। 55 है, निम्नलिखित में से किस नगर को नगरों का नगर यहाँ पर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, ये वेनिस करेक्ट आंसर है। ठीक है। वेनिस इटली को नहरों का नगर यहाँ पर, नगरों नहीं नहरों का नगर है ना, नहरों का नगर यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस सड़कों के बजाय नहरों के जाल पर बसा हुआ है। नॉर्वे और गोंडोला यहाँ की परिवहन के प्रमुख साधन है। ठीक है। वेनिस को इसकी सुंदरता और रोमांटिक आकर्षण के कारण यहाँ पर सपनों का शहर भी इसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के कुछ बन जाओ तो यहाँ पे जरूर घूमो जाके, अच्छा है काफ़ी है। ठीक है। गूगल करके भी देख सकते हो इसमें। देखो अब यहाँ पे पढ़ने के बाद अपना यहाँ पे जो स्थान है इसको लिख कर रख लो, गूगल करके देखो इस पर क्या है ना। ये इंस्टाग्राम चलाते हो, वहाँ पे जाके देखो तो दिखेगा आपको सब चीज़ें। आगे देखते हैं क्वेश्चन 56 नंबर। निम्नलिखित में से अफ्रीका की कौन सी यहाँ पर नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। आंसर हो जाएगा 56 का, 56 का आंसर होगा आपका यहाँ से। देखो यहाँ से तो एग्जाम्पल में दे रहा है, पहला कांगो, ठीक है, दूसरा आपका है जाम्बेजी और तीसरा यहाँ से लिम्पोपो, चौथा यहाँ से नील नदी। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 56 का। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका को कई देशों से होकर गुजरती है। इनमें से दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे शामिल है और इन क्षेत्रों में गुजरने के यहाँ पर मार्ग को मकर रेखा को 2 बार काटता है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 56 का यहाँ से सी, लिम्पोपो। 57 नंबर है, इंडोनेशिया के निम्नलिखित द्वीपों को उनको पश्चिम से पूर्व क्यों लगाना है। पश्चिम से पूर्व क्यों लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा सुमात्रा, सबसे पूर्व में। ठीक है। और सब पश्चिमी बड़ा द्वीप है जावा, उसके बाद जावा होगा, जावा सुमात्रा के पूर्व में होगा। राइट। उसके बाद आपका आएगा बाली जो जावा के पूर्व में है और लोम्बिक है ना, जो भी है ये बाली के पूर्व में भी होगा। तो यहाँ से आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर है, ये बादल फूले सफ़ेद हल्के धूसर रंग के होते हैं जिनका आधार समतल होता है और अक्सर रुई के गोले जैसे फूल गोभी जैसे दिखाई देते हैं। ये तब बनते हैं जब गर्म और आर्द्र ऊपर उठती है, ठंडी होती है और स्थानीय संवहन के कारण संग्रहित होती है। आंसर हो जाएगा 58 का ऐसे बी, ये क्यूमुलस इसका करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर। ठीक है। क्यूमुलस जो हमारा बादल रोएदार सफ़ेद या हल्के भूरे रंग के जो सपाट आधार वाले बादल होते हैं जो अक्सर रुई के गोले और जो फूल गोभी से होते हैं वो दिखते हैं। ठीक है। ये सुहावने मौसम का संकेत देते हैं, लेकिन अगर ये लंबवत बढ़ते हैं तो ये बारिश और गरज के साथ तूफान भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ से बी करेक्ट होगा। 59 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियम को दर्शाता है जो हमेशा ऊपर की ओर होता है। आंसर हो जाएगा 59 का बी, ऊर्जा का पिरामिड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के माध्यम से ऊर्जा से के प्रवाह को दर्शाता है।
ठीक है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि यहाँ पर इन परिवर्तनों में से प्रत्येक पोषी स्तर होते हैं, उसकी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होगा, परिणाम स्वरूप जो हमारी पोषी स्तर पर ऊपर जाने वाली जो उपलब्ध ऊर्जा है वो भी कमी आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 60, ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल निम्नलिखित में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है जिससे शिशुओं की बीमारी या मृत्यु हो जाती है? आंसर हो जाएगा 60 का बी, नाइट्रेट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 61, ट्रांस फैट तेलों में परमाणुओं को जोड़ने की प्रक्रिया से बनते हैं, ये लंबे सेल्फ लाइफ यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं। किसकी बात कर रहा है? आंसर बात कर रहा है ये 61 का सी, हाइड्रोजन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का वैश्विक तापमान जो होता है क्षमता, ये GW1 में होता है और इसे अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में आधार माना जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 की GWP मतलब समझते हो ना, यहाँ पर जो वैश्विक तापमान क्षमता है, इसका शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत अधिक होती है और ये CO2 की तुलना में बहुत अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, जिससे यहाँ पर ये सबसे प्रबल और ग्रीन हाउस गैसों में से एक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट है, आंसर होगा 62 का सी, करेक्ट आंसर है। 63 नंबर, संविधान सभा की समितियों और उनकी जो अध्यक्ष है उसके निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको 63 को। पहला, प्रारूप समिति, ठीक है, और तीसरा आपका भाषाई प्रांतीय आयोग। ये यहाँ पर जो हमारा है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसके ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति, बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। भाषाई प्रांतीय आयोग के यहाँ पर SK दार, कर्मचारी वित्त निगम वित्त समिति थी, इसके आपको जाएंगे स्टाफ वित्त समिति के राजेंद्र प्रसाद, है ना, अलादी के स्वामी अय्यर नहीं होंगे। तो 1 और 3 करेक्ट है, 63 का आंसर सी सही होगा। 64, संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में आपको विचार करना है। संसदीय शासन प्रणाली पूर्णतः शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये संसदीय प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर कोई कड़ाई से पालन नहीं करती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से यहाँ पर चुनी जाती है और दोनों शाखाओं के बीच यहाँ पर निकट संबंध के सहयोग को उत्पन्न होता है। ये मौलिक रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति जो प्रणाली है उसमें अलग है, जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच स्पष्ट पृथक्करण पर जोर देती है। पहली बात यहाँ से हमारी जो रहेगी ये गलत हो जाएगी। दूसरी बात, भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया है। सेकेंड बात करेक्ट है, आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 65 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसका सबसे मूल्यवान भाग बताया और उससे संविधान की आत्मा का है? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर डी, पंडित ठाकुरदास भार्गव इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 66 नंबर देखते हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। किसी अन्य देश के साथ सीमा विवाद का निपटारा करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारतीय क्षेत्र में किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन आवश्यक होता है। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है, आंसर 66 का सी सही हो जाएगा। 67, निम्नलिखित में से किस कारक ने भारत में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके गैर न्याय संगत और गैर प्रवर्तनीय प्रकृति में योगदान दिया है? किस कारक ने बताना है आपको? आंसर हो जाएगा 67 का। एक तो पहला विशाल विविधता, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता दौरान यहाँ पर जो वित्तीय संकट था, ये भी हमारा सही होगा। और तीसरी बात यहाँ पर जो बोला है भारत में समाजवाद, ये गलत होगा, क्योंकि भारत में समाजवाद जो हमारा DPSP की सामग्री और उद्देश्यों को प्रभावित किया इसने, और इसकी प्रवर्तनीयता जो होती है इसको प्रभावित नहीं किया है। केवल इसके लिए यहाँ पर भारत के जो समाजवादी सिद्धांत है अपनाए गए थे और न्यायालय में DPSP को लागू नहीं कर सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। 1-2 करेक्ट है, आंसर 67 का सही पूछा है तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 68, मौलिक कर्तव्यों की विशेषताओं के संबंध में आपको निम्नलिखित पर विचार करना है। ये गैर न्यायिक प्रकृति के होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से इनमें नागरिक और नैतिक कर्तव्य शामिल होते हैं, सही है। ये कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, एकदम करेक्ट है। तो 1, 3, 4 हमारा स्टेटमेंट यहाँ से सही है, तो आंसर हो जाएगा 68 का 1, 3, 4 बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसदीय समूह के पदेनाध्यक्ष के रूप में काम करता है? आंसर हो जाएगा 69 का यहाँ से सी, ये लोकसभा का अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भारतीय संसदीय समूह की अध्यक्ष के पदेन के रूप में यहाँ पर सदस्यता सभी वर्तमान और यहाँ पर पूर्व संसदीय सदस्यों के लिए यहाँ पर खुली होती है और कार्य समिति के लिए यहाँ पर
उसके मामले के प्रबंधन का नियंत्रण करती है। 70 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा ग्रहण की गई थी? आंसर हो जाएगा 70 का आंसर सी, ये आयरलैंड। 71, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित में से समिति में को सही कार्यक्रम को व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा, मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ, है ना, सर नहीं बता चुका हूँ, तो मैं सीधे से बताता हूँ। आंसर हो जाएगा इसका डी। एक तो 1, 2 और 4, उसके बाद आपको गार्डियल समिति सबसे लास्ट में आएगी ये, तो आंसर हो जाएगा 71 का डी। क्योंकि बहुत बार मैं स्टेटमेंट इसके मैच करा चुका हूँ सर ने बता के, ठीक है। आपको यहाँ से याद हो गए होंगे करते करते भी, अगर नहीं किया तो एक बार इनको आप देख सकते हो। 72, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? 8वीं सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा 72 का यहाँ से करेक्ट आंसर बी, 92, ठीक है। आगे देखते हैं 73, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायिका को चुनावी विवादों से निपटाने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? आंसर हो जाएगा 73 का बी, अनुच्छेद 323 बी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट नंबर इसका 16 था, ठीक है, सॉरी 16 नहीं 26 नंबर है ना। टेस्ट नंबर जो 26 है वो मैंने आपको यहाँ से पार्ट 1 कवर करा दिया, ठीक है। टेस्ट 26 का पार्ट 1 पूरा हो गया। इसका पार्ट 2 देखेंगे कल, और उससे पहले इसके पार्ट 1 था 25 नंबर टेस्ट का, वो भी यहाँ पर देखेंगे पार्ट 2 जो बचा हुआ है। जो भी यहाँ पर बचा हुआ है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा क्या क्या मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जोड़ सकते हो अपडेट पाने के लिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे होने वाली, कौन कौन से टेस्ट बचे हैं, ठीक है। तो एक एक टेस्ट मैं आपको यहाँ से पूरे कवर करूँगा जो यहाँ पर होते जा रहे हैं, राइट। बाकी कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थोड़ा सा वॉइस जो था उसमें प्रॉब्लम है तो आप इसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि तबियत मेरा नहीं ठीक है, तो इस वजह से फिर भी मैं आपको यहाँ से कवर क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको पेपर नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि अभी पेपर आने वाला है करीब 15 से 16 दिनों के बाद, है ना। तो इस वजह से मैनेज करना है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।